हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव स्पीड क्लासेस। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेलविशर। अपनी इस वीडियो में जिस वीडियो में हम चैप्टर कर रहे थे प्राइस डिटरमिनेशन, इसके पार्ट सेकंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक बच्चों हमने प्राइस डिटरमिनेशन वाले चैप्टर का पार्ट 1 समझा था, जिस पार्ट 1 में हमने समझा था प्राइस डिटरमिनेशन चैप्टर को करने के लिए सबसे पहली बात तो बेसिक, उस बेसिक को हमने समझने के बाद फिर हमने समझा था कि हम एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन क्या होती है, एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई क्या है और मार्केट इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने सीधा सीधा एक बात समझी थी कि मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कब होती है, राइट। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर डिमांड और सप्लाई में चेंज होता है तो डिमांड और सप्लाई में चेंज हो जाने से इस मार्केट इक्विलिब्रियम में भी क्या चेंज होता है, राइट। डिमांड और सप्लाई अगर चेंज होती है तो मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट में भी क्या चेंज आएगा। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में समझते हैं। ठीक, देखो सबसे पहली बात है क्या, आपको पता है कि अगर डिमांड और सप्लाई में चेंज होता है तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इन दोनों में भी चेंज होगा। तो अगर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इन दोनों में चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को भी चेंज होना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, चाहे डिमांड हो या सप्लाई हो, दोनों को ही चेंज होना पड़ेगा, राइट। तो अगर डिमांड और सप्लाई में चेंज होता है तो इनके चेंज होने के साथ साथ डिमांड कर्व भी या तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। सिमिलरली सप्लाई कर्व भी या तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, राइट। तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करने से इक्विलिब्रियम पॉइंट को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आइए समझते हैं, राइट। सबसे पहली बात तो मैंने यहां आपके सामने ये ली है कि जब सिर्फ डिमांड में चेंज हो रहा है और सिर्फ सप्लाई में चेंज हो रहा है, राइट। इसमें तीन केस हैं कि जब डिमांड में चेंज होता है, सप्लाई में चेंज होता है और उसके साथ साथ डिमांड और सप्लाई दोनों में एक साथ चेंज होता है, राइट। तो पहली वीडियो में हम समझते हैं कि जब डिमांड में चेंज होता है तो या तो चेंज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो आप जानते हो कि डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है, डिमांड अगर डिक्रीज होती है तो आप जानते हो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो इससे नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे फाइंड आउट होगा, आओ समझते हैं। पहले तो इंक्रीज इन डिमांड के केस में हमने एक डायग्राम बनाया, एक्स वाई, ये हमारा सप्लाई कर्व, ये हमारा डिमांड कर्व। यहां से एक लाइन खींची, यहां से एक लाइन खींची, ये P, ये O, ये Q। ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। आप यहां सबसे पहले क्या लिखोगे, E इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, OP इज अ equilibrium price, OQ is a equilibrium quantity demand and quantity supply, right। अब आप खुद सोचो, अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड के इंक्रीज हो जाने से डिमांड कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होता है, आप जानते हो। आपने डिमांड चैप्टर में एक बात पढ़ी थी कि डिमांड कर्व अगर राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो उसके पीछे रीजंस क्या थे, वही थे कि जब रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होता था, कंज्यूमर की इनकम में चेंज होता था, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर था। वो सारी की सारी बातें, वही सारी की सारी बातें पुरानी है जो हमने डिमांड चैप्टर में की हुई हैं। मैंने ऑलरेडी डिमांड चैप्टर की भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। इसी वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप डेफिनेटली वहां से उस डिमांड चैप्टर की वीडियो को भी देख लेना, राइट। ध्यान से देखना, आप न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कैसे पहुंचोगे। आपने एक और डिमांड कर्व बनाया D1 और D1। इस डिमांड कर्व ने सप्लाई कर्व को इस वाले पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करा। अगर इस डिमांड कर्व ने सप्लाई कर्व को इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करा तो ये पॉइंट किस बात को शो करता है कि हमें इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए अपनी क्वांटिटी सप्लाई को भी इंक्रीज करना होगा। क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज कैसे होती है, जब प्राइस इंक्रीज होते हैं। तो हमें इस P पॉइंट से लेके, इस P को आप यहां बनाओ, इस P पॉइंट से लेके यहां तक अपने प्राइस बढ़ाने होंगे तो प्राइस हमारे इतने इंक्रीज होंगे और क्वांटिटी सप्लाई हमारी इतनी इंक्रीज होगी, राइट। तो मेरे कहने का मतलब है
कि इस न्यू पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें अपने इस इक्विलिब्रियम प्राइस को बढ़ाना होगा, ओपी से लेके ओपी वन तक पहुंचाना होगा, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को भी इंक्रीज करना होगा ओ क्यू से लेके ओ क्यू वन। क्वांटिटी का मतलब क्या है? क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस बढ़ेंगे तो आप जानते हो कि प्राइस का क्वांटिटी सप्लाई के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो अगर प्राइस बढ़ेंगे तो हमें क्वांटिटी सप्लाई को भी इंक्रीज करना होगा इस न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो आंसर कैसे लिखोगे? टू रीच न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट एट E1, firstly we will rise equilibrium price from OP to OP1 and equilibrium quantity supply from OQ to OQ1। हमने अपनी क्वांटिटी सप्लाई को भी इंक्रीज कर दिया OQ से लेके OQ1 में, राइट। इसी तरीके से प्रेजेंटेशन करना, आपको मार्क्स मिलेंगे। अब अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो आ जाओ जी, डिमांड को भी डिक्रीज करके दिखाते हैं। बाय एक्स, एक कर वैसे, एक कर वैसे, ऐसे और ऐसे। ये पॉइंट हो गया ई, ये डी डी, ये एस एस, ये ओ, ये क्यू, ये पी, राइट। अगेन वही बात लिखोगे, ई इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओपी इज अ equilibrium price, OQ is equilibrium quantity demand and quantity supply। और खुद सोचो, डिमांड अगर डिक्रीज होगी तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड की तरफ मूव करेगा। तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड की तरफ मूव हुआ, इस डिमांड कर्व ने सप्लाई कर्व को इस डॉट पे आके इंटरसेक्ट करा। इस डॉट पे आके इंटरसेक्ट करने का मतलब है इस डॉट से लेके एक्स एक्सिस को टच कर दो और वाई एक्सिस को टच कर दो, राइट। तो यानी कि इस न्यू पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको प्राइस घटाने होंगे, ओपी से लेके ओपी वन करने होंगे, और क्वांटिटी सप्लाई को भी घटा के ओ क्यू से ओ क्यू वन करना होगा। सो दैट मीन्स इसका आंसर कैसे होगा? टू रीच न्यू इक्विलिब्रियम point at E1, firstly we will fall equilibrium price from OP to OP1 and equilibrium quantity supply, we will fall equilibrium price from OP to OP1 and equilibrium quantity supply fall भी लिख लो from OQ to OQ1 कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाई भी हमारी OQ से लेके OQ1 की तरफ घटी, राइट। अब चलते हैं आगे कि जब सप्लाई में चेंज होता है तो सप्लाई में चेंज हो जाने से न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। आइए अब चलते हैं, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, जब हम समझेंगे कि अगर सप्लाई में चेंज होता है तो सप्लाई में चेंज हो जाने से हम अपना न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट केस है इंक्रीज इन सप्लाई, ध्यान से देखना। बाय एक्स एक्सिस एक ऐसे सप्लाई कर्व, ऐसे डिमांड कर्व, इस डॉट से सीधी लाइन,
इस डॉट से ये लाइन ओ पी क्यू डी डी एस एस, ये क्या हो गया ई, क्या लिखोगे? ई इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओपी इज अ इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ is a equilibrium quantity demand and quantity supply। अब ध्यान से मेरी बात देखना कि जब सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई के इंक्रीज हो जाने से सप्लाई कर्व राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है। तो ये नया सप्लाई कर्व बना S1, ये राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट हुआ, राइट, ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। इस सप्लाई कर्व ने डिमांड कर्व को इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करा। इस पॉइंट से एक लाइन तो यहां सीधी एक्स एक्सिस पे टच कर देना और एक लाइन इस वाई एक्सिस पे टच कर देना। ये पॉइंट क्या माना जाएगा? E1 यानी कि न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने इक्विलिब्रियम प्राइस को OP से लेके OP1 पहुंचाना होगा, यानी कम करना होगा। और प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड को इंक्रीज करना होगा फ्रॉम OQ टू OQ1। तो कैसे आंसर लिखोगे? टू रीच न्यू equilibrium point at E1, we will fall the equilibrium price from OP to OP1, कि हमारे प्राइस घट गए OP से OP1 and quantity demanded rise from OQ to OQ1। ठीक, इस तरीके से प्रेजेंटेशन करना। अब चलते हैं कि अगर सप्लाई घटती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये ई हो गया, ये सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व, ये पी ओ क्यू। अगेन वही, यहां पे स्टार्टिंग में यही आ जाएगा, ये सारा का सारा कॉमन है, तो ये एज इट इज यहां पे आ जाएगा। अब चलते हैं कि अगर सप्लाई घटेगी, तो सप्लाई अगर घटती है तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। अब अगर सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो उसने डिमांड कर्व को इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करा। इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करा तो इस पॉइंट से लेके सबसे पहले सीधी लाइन खींच दो और एक्स एक्सिस पे मिला दो और इस लाइन को वाई एक्सिस पे मिला दो। ये P1, ये Q1। तो ये पॉइंट क्या माना जाएगा? न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो क्या लिखोगे? टू रीच न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट वी विल राइज द equilibrium price from OP to OP1 and fall the equilibrium quantity demand from OQ to OQ1। ठीक, इंक्रीज इन सप्लाई हो गया, डिक्रीज इन सप्लाई हो गया। अब इसके बाद केस आता है कि जब डिमांड और सप्लाई इन दोनों में चेंज होता है एक साथ, राइट। तो इसी वीडियो में आगे बने रहिए। अब चलते हैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, जब
डिमांड और सप्लाई में चेंज होता है। आइए इस वीडियो में आगे चलते हैं, जहां हम समझेंगे कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों में एक साथ चेंज होता है तो हम अपना न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। राइट, पहला केस क्या है, बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज, ये दोनों के दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। राइट, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई एक इंक्रीज हो रहा है कोई एक डिक्रीज हो रहा है, यहां दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं। अब दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो दोनों इक्वल डिक्रीज हो रहे हैं। पहला केस, डिमांड ज्यादा डिक्रीज हो रही है, सप्लाई कम डिक्रीज हो रही है। डिमांड कम डिक्रीज हो रही है, सप्लाई ज्यादा डिक्रीज हो रही है। राइट, तो इन तीनों सिचुएशन में न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। यहां तो पहले हमने एक कर्व बनाया, ध्यान से देखना, एक्स और वाई, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, पी क्यू ई एस एस डी डी। अगेन वही स्टार्टिंग उसी तरीके से करेंगे। इस पहले केस में लिख के दिखा देता हूं, E इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, OP is a equilibrium price, OQ is a equilibrium quantity demand and quantity supply। अब ध्यान से देखना, दोनों के दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। अब दोनों डिक्रीज होंगे तो सप्लाई अगर घटती है तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, और डिमांड अगर घटती है तो डिमांड कर्व भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ध्यान से देखना, जितना गैप मैंने यहां पे दिया है उतना ही गैप हम यहां पे देंगे। राइट, जितने गैप से मैंने सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया है S1 उतने ही गैप से आप डिमांड कर्व को भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करोगे। तो आप ये गैप देखना, यहां से लेकर यहां तक का गैप और यहां से लेकर यहां तक का गैप सिमिलर है। ये जो नए डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आए हैं ये आपस में इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करते हैं। सो दैट मींस इस न्यू पॉइंट पे पहुंचने के लिए, जिसका नाम है E1, इस न्यू पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें अपने इक्विलिब्रियम प्राइस पे कोई चेंज नहीं लाना होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी क्या करना होगा, क्वांटिटीज में चेंज लाना होगा। तो यानी कि हमारी नई क्वांटिटी बनके आई Q1। सो दैट मींस टू रीच, आंसर कैसे लिखा जाएगा, टू रीच न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट एट E1 we will fall the quantities। क्वांटिटीज, अगर मैं यहां पे सिर्फ क्वांटिटी मेंशन कर रहा हूं तो उसका मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों से है, तो हमें अपनी क्वांटिटीज को ही घटाना होगा फ्रॉम OQ टू OQ1। तो यानी कि हमें अपनी इस नए पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें अपने प्राइस में कोई चेंज नहीं करना, लेकिन अगर हमें अपने इस नए पॉइंट पे पहुंचना होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारी क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होंगी इस न्यू पॉइंट पे पहुंचने के लिए। यहां तक की बात समझ में आ गई। इस चलते हैं इस सेकंड केस में। सेकंड केस क्या कहता है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, P O Q E S S D D। बड़ी समझदारी के साथ देखना, इसकी भी स्टार्टिंग ऐसे होगी, ये याद रखना। इसमें भी ये जो मैंने लिखा हुआ है ये कॉमन है, आपको ये तो लिखना ही लिखना है। अब यहां ये कह रहे हैं कि नए इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिमांड घट रही है लेकिन डिमांड ज्यादा घट रही है तो यहां पे गैप देना ज्यादा। ये न्यू डिमांड कर्व आया, सिंपल सी कहानी है। सप्लाई भी घट रही है लेकिन सप्लाई इससे कम है तो इसमें गैप देना बहुत कम। न्यू सप्लाई कर्व आ गया।
इन दोनों ने आपस में इस पॉइंट पे आके ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट हुए हैं, राइट। तो ये नया पॉइंट आया P1, ये आया Q1। तो इसका आंसर क्या होगा? टू रीच न्यू इक्विलिब्रियम, यहां लिखता हूं, पॉइंट एट E1। नए पॉइंट पे पहुंचने के लिए अब हमें क्या करना होगा? टू रीच न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट एट E1 वी विल फॉल equilibrium price from OP to OP1 and fall equilibrium quantities, मैं एक साथ लिख रहा हूं, फ्रॉम OQ टू OQ1। तो यानी कि इस नए पॉइंट पे पहुंचने के लिए, जिसका नाम है E1, इस नए पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें अपनी क्वांटिटीज को भी घटाना होगा। OQ से लेके OQ1 करनी होंगी, और क्वांटिटी को घटाने से पहले हमें अपने प्राइस को भी घटाना होगा। जो प्राइस घटेंगे OP से लेके OP1। तीसरे केस में आ जाओ। इनमें अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू जरूर पूछना। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहता ही है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू किसी भी टाइम पूछ सकते हो। ई पॉइंट अगेन, इसकी भी स्टार्टिंग में यही लाइन लिखना। अब ये क्या कह रहे हैं? डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। डिमांड में जो कमी हो रही है वो बहुत कम है सप्लाई में होने वाली कमी के तुलना में। ये नया डिमांड कर्व आया, डिक्रीज इन सप्लाई ज्यादा है, यहां गैप ज्यादा, तो ठीक है ना, इसमें गैप थोड़ा कम हो गया भाई। ये नया पॉइंट आया क्या? E1। इस पॉइंट से प्राइस यहां तक पहुंचा दो P1 Q1। तो अगेन वही, टू रीच न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट एट E1 we will rise by we will rise the equilibrium price from OP to OP1। प्राइस बढ़ेंगे और हमारी इन दोनों की क्वांटिटीज फॉल होगी फ्रॉम OQ टू OQ1, राइट। तो ये तीनों के तीनों केस आपको डेफिनेटली क्लियर हो गए होंगे कि हम नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा। अब इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिस वीडियो में हम समझेंगे क्या कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, अब समझेंगे कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रहे होंगे, राइट। आइए अब चलते हैं, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, जहां हम समझेंगे कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों की दोनों इंक्रीज हो रही हैं तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, राइट। पहला केस क्या कहता है कि डिमांड और सप्लाई में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो इक्वली हो रहा है। ये पहला केस है। ग्राफ बना के दिखाते हैं जी। एक्स एक्सिस ये सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, ऐसे एक लाइन और ऐसे एक लाइन, P O Q, E
एस एस डी डी। इसकी भी स्टार्टिंग वैसे करेंगे कि ई क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, डी ओपी क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, ओ क्यू क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी, सप्लाई है, डी डी डिमांड कर्व है, एस एस डिमांड का, एस एस सप्लाई कर्व है। अब डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, डिमांड अगर इंक्रीज होगी तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा भाइयों, सप्लाई इंक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा भाइयों, राइट। अब मेरी बातें बड़ी समझदारी के साथ सुनना, इसमें क्या है, ये लाइन थोड़ी तिरछी हो गई, इसे सीधा करते हैं पहले। राइट, अब ध्यान से देखना, ये तो हमारा क्या आया, S1 S1 D1 D1। अब मेरी बातें बड़ी समझदारी के साथ सुनना, देखना कि हमें इस न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचने के लिए, जिसका नाम E1 है, प्राइस में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, राइट। प्राइस में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये लाइन यहां से सीधी होगी, याद रखना, हल्का सा ही गैप है, राइट। वो तो हाथों से कोई चीज बना रहा हूं, प्रॉपर्ली स्पेस लेके नहीं तैयार किया गया, राइट। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वांटिटीज में ही इंक्रीमेंट करना पड़ेगा OQ1। तो यानी कि इस न्यू पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें अपने इक्विलिब्रियम प्राइस पे कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ क्वांटिटी में ही इंक्रीज करना है, क्वांटिटी को इंक्रीज करना है OQ से लेके OQ1। तो टू रीच न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट एट E1, there is not change in equilibrium rise, but equilibrium quantity rise from OQ to OQ1, राइट। आगे चलते हैं, जब डिमांड इंक्रीज हो रही है लेकिन ज्यादा इंक्रीज हो रही है सप्लाई में होने वाले चेंज से, बहुत आसान है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, ऐसे डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व पी ओ क्यू, ये पॉइंट हो गया ई, राइट। अगेन इसकी भी स्टार्टिंग वही करना है कि ई क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ओपी क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, ओ क्यू क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई है। अब क्या होगा जी, डिमांड बढ़ रही है लेकिन डिमांड में होने वाला चेंज ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ सप्लाई, तो यहां गैप को भैया ज्यादा दे देना, तो ये जो गैप होगा ये गैप ज्यादा होगा, लेकिन सप्लाई में होने वाला गैप भैया कम दे देना। तो सप्लाई इंक्रीज हुई इतने से, इस वाले पॉइंट को E1 का नाम दिया गया, यानी इस पॉइंट पे आके क्या हुआ, यानी इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें अपने प्राइस को कम करना होगा और क्वांटिटीज को बढ़ाना होगा, राइट। सो टू रीच न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट एट E1, we will fall equilibrium price from OP to OP1 and rise the equilibrium क्या quantities from OQ to OQ1, right।
हमने आपसे पहले ही एक बात बोली थी कि आप इस चैप्टर के अंदर नए इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड आउट करने के जो आंसर्स लिखोगे अपने आप बना सकोगे, राइट। समझ में आ रहा है कि आंसर्स कैसे कैसे बन रहे हैं। अब इस थर्ड केस पे चलते हैं, राइट। सर आप राइट राइट बहुत बोलते हो, हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो, कंट्रोल करेंगे इस पे भी, राइट। पी ओ क्यू डीडी एस एस, ये डीडी है, दीदी नहीं है, डीडी है, ओके। डीडी, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। अब सप्लाई में होने वाला चेंज ज्यादा है भैया, लेकिन डिमांड में होने वाला चेंज कम है। इंक्रीज इन डिमांड, ओहो, एक सीन हो गया। यहां पे हमने क्या काम किया है, सप्लाई में ज्यादा चेंज कर दिया है। इस वाले केस में जो मैंने आपको समझा दिया वो यहां ये समझाया है कि सप्लाई में होने वाला चेंज ज्यादा है, तो आप इसे काम करो, इसे ऐसे करो, ठीक है जी। यानी कि सप्लाई में होने वाला चेंज ज्यादा है, इसलिए मैंने सप्लाई कर्व में ज्यादा गैप दिया है, डिमांड में गैप कम दिया है। इसे ऐसे करते हैं, राइट। यानी कि डिमांड, यहां सप्लाई में क्या था, इंक्रीज इन सप्लाई ज्यादा थी, यहां इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा है, राइट। तो अगर इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, बल्कि ये यहां करने चाहिए थे, बेकार, हट हट हट, आ जाओ, इसे भी रब करेंगे भाई, सारा कचरा हो जाता है, सारा कचरा हो जाता है। कोई बात नहीं भाई, कोई गल नहीं भाई, कोई गल नहीं भाई, आ जाओ जी। डिमांड में होने वाला चेंज ज्यादा है और डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो यहां गैप ज्यादा दो भैया जी, भैया जी। डी वन सप्लाई में चेंज हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है लेकिन कम इंक्रीज हो रही है, तो इसमें गैप कम दो भैया जी, भैया जी। S1 राइट। ये दोनों के दोनों आपस में इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करते हैं, यहां से एक लाइन खींच दो और एदनाल एक लाइन खींच दो, P1, राइट। तो यानी कि ये पॉइंट क्या माना जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो टू रीच न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट at E1, we will rise the equilibrium price from OQ to OQ कह रहा हूं, प्राइस में तो P आएगा भैया जी, OP1 and rise the quantity from OQ to OQ1, राइट। तो यहां भी आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा कि जब सप्लाई और डिमांड इन दोनों में चेंज होता है तो उस केस में क्या किया जाता है, राइट। यहां मैंने अभी तक आपको समझाया है कि डिमांड और सप्लाई दोनों ही इंक्रीज हो रहे थे और दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, राइट। इसी चैप्टर के पार्ट थर्ड में मैं आपको समझाऊंगा क्या, कि सप्लाई और डिमांड दोनों चेंज तो हो रहे होंगे लेकिन डिमांड इंक्रीज हो रही होगी, सप्लाई डिक्रीज हो रही होगी, राइट। उसमें समझाऊंगा कि डिमांड डिक्रीज हो रही होगी, सप्लाई इंक्रीज हो रही होगी, राइट। तो इसका पार्ट सेकंड जरूर देखना, पार्ट सेकंड को देखने के बाद पार्ट थर्ड जरूर देखना, जिस पार्ट थर्ड में हम अगेन इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। देन उस पार्ट थर्ड में हम समझेंगे प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग के बारे में, राइट। तो मेरे प्राइस डिटरमिनेशन वाले चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखना, जरूर देखना, जरूर देखना, राइट। अब मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, गुड बाय।